बहुत सी बातें संस्कृत साहित्य के इतिहास और इतिहास के पुनर्लेखन के संबंध में हमने इस चर्चा में की। और मैं इसमें यह भी जोड़ना चाहूंगा कि प्रत्नकीर्ति शोध संस्थान स्वयं जो प्रयास कर रहा है वो संस्कृत साहित्य में जो छूट गया है उसकी समझ में, उसकी समग्र समझ में, उसको पूरा करने के लिए, उसकी संपूर्ति के लिए बहुत अच्छा प्रयास कर रहा है। विशेष रूप से 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं शताब्दियों में जो साहित्य रचा गया और जो हमारे संपूर्ण भारतीय साहित्य का एक महत्वपूर्ण अंग भी है, उसकी ओर इस संस्थान के कार्य से ध्यान जा रहा है। इस पूरी चर्चा में एक बात जो छूट गई है वह संस्कृत कवियों के काल निर्धारण की समस्याओं को लेकर के है। और अनेक कवियों के काल निर्धारण की समस्या बहुत जटिल है। मैंने संस्कृत साहित्य के पूरे इतिहास के 5 चरण प्रस्तावित किए, लेकिन यदि कुछ कवियों का काल निर्धारण ही समुचित रूप में नहीं हो सका है तो किस चरण में कौन हुआ यह हम व्यवस्थापित नहीं कर सकते। कालिदास को यदि ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी में माना जाएगा तो वे द्वितीय चरण में आएंगे, उद्भव काल के पश्चात दूसरे चरण में। और यदि उनको गुप्त काल में माना जाएगा तो वे तृतीय चरण में स्थापित किए जाएंगे। भवभूति और दिंगनाग जिन्होंने कुंदमाला नाटक लिखा, या दिंगनाग ने लिखा या अन्य किसी ने लिखा, उसके रचनाकार का नाम भी सुविदित नहीं है। उनमें कौन पूर्ववर्ती है, यह एक अत्यंत जटिल समस्या बनी हुई है। और दिंगनाग यदि पूर्ववर्ती हैं तो बहुत कुछ परिदृश्य संस्कृत नाट्य साहित्य का बदल जाता है। ऋग्वेद कितना प्राचीन है यह निर्धारित करना लगभग असंभव है। मैक्स मुलर ने एक प्रयास किया कि बुद्ध के पहले वैदिक साहित्य वैदिक काल है, और उन्होंने अधरोत्तर क्रम से सूत्र काल, उपनिषद काल, आरण्य काल, ब्राह्मण काल और संहिता काल, इस तरह से कालिक विभाजन करके प्रत्येक काल के लिए 200 साल का समय देकर के 600 ईस्वी पूर्व में 200 साल और ऊपर जाते हुए 1200 से 1400 ईस्वी पूर्व ऋग्वेद का समय निर्धारित कर दिया। फिर उनको स्वयं लगा कि यह बहुत ही हास्यास्पद है, और उन्होंने बाद में लिखा कि इस तरह से ऋग्वेद का काल निर्धारण नहीं किया जा सकता। और उन्होंने, उनके शब्द ये हैं कि पृथ्वी पर ऐसी कोई शक्ति ही नहीं है जो ये निर्धारित कर सके कि ऋग्वेद कितने हजार साल पहले रचा जा चुका था। तो यह अनेक जटिल समस्याएं जो काल निर्धारण की हैं, उनमें से कुछ कुछ सुलझी भी हैं। जैसे कालिदास के संबंध में मैंने कहा, या तो कुछ समस्याएं सुलझी हैं, कुछ और जटिल हुई हैं। कालिदास के संबंध में राजशेखर ने अपनी प्रशस्ति में एक पद यह भी लिखा है कि एकोपि जीयते हंत कालिदासो न केनचित् श्रृंगारे ललितोद्गारे कालिदासत्रयी किमु। एक कालिदास भी पूरी तरह जिया नहीं जा सकता, उससे पार नहीं पाया जा सकता, उसी में जीवन खप जाता है। श्रृंगार और ललितोद्गार में तीन तीन कालिदास हों तो फिर क्या कहा जाए, कि फिर कहना ही क्या है। तो यह तीन तीन कालिदास कौन हैं? इस प्रशस्ति की अन्य व्याख्या कुछ विद्वान यह करते हैं कि कालिदास का एक काव्य ही ऐसा है कि उससे पार नहीं पाया जा सकता, जीवन उसी में खप जाता है उसको समझने में। जैसा कहा है कि मेघे माघे गतम वयः, तो कालिदास के तीन तीन काव्यों का तो कहना ही क्या। पर मुझे नहीं लगता कि राजशेखर यहाँ काव्य की बात कर रहे हैं, वो व्यक्तिशः नाम दे रहे हैं कालिदास का। तो एक कालिदास ही नहीं पूरी तरह पार पाया जा पा रहा है, और तीन हो तो फिर क्या कहना, ऐसा ही वो कह रहे हैं। तब एक मत यह भी आता है कि रूपककार और काव्यकार कालिदास अलग अलग हैं, और इसकी संभाव्यता पर मैंने भी कुछ विचार किया है। यद्यपि यह बहुत ही विवादास्पद और जटिल प्रश्न हो जाता है। कालिदास के 7 काव्य जो माने जाते हैं उनमें से तीन जो रूपक हैं
वे ईसा पूर्व में किसी कालिदास के द्वारा लिखे गए रचे गए जो विक्रमादित्य संवत प्रवर्तक विक्रमादित्य जो उज्जैनी के और मालवगण के अधीश थे, उनके समकालीन कालिदास के द्वारा रचे गए। और कुमार संभव रघुवंश आदि महाकाव्य गुप्त काल में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के अथवा अन्य मत के अनुसार समुद्रगुप्त के राजसभा में रहने वाले कालिदास के द्वारा लिखे गए, और एक कालिदास भोज की राजसभा में भी थे, ऐसा कथाओं में मिलता है। हर महान सम्राट को इच्छा होती थी कि मेरे समय में भी एक कालिदास हो। अकबर के समय में भी गोविंद कवि को कालिदास की उपाधि दी गई और अकबरी कालिदास के नाम से वो विख्यात हुए। तो यह हर युग में कालिदास होता रहा है। कालिदास राजशेखर के पहले 3 हो चुके हैं, ऐसा राजशेखर कदाचित कह रहे हैं। यदि बारीकी से अध्ययन किया जाए कालिदास के 3 रूपक और उनके जो काव्य हैं, रघुवंश, कुमार संभव आदि, तो ऐसा भी प्रतीत होता है कि रूपककार कालिदास का भाव जगत और भाषा किंचित भिन्न है। काव्यकार कालिदास का भाव जगत और भाषा किंचित भिन्न है। यद्यपि काव्यकार कालिदास ने अनेक अभिप्राय शब्दावली, पदावली रूपकों से, कालिदासकृत रूपकों से ली है। तो यह एक परीक्ष है विषय, इस पर आने वाले लोगों को और अनुसंधान करना है। आचार्य प्रवर, आपके इस ज्ञानवर्धक उद्बोधन को सुनकर पहले तो हम यही कहेंगे कि कभी कभी बाल हठ भी जरूरी होता है, क्योंकि अगर प्रबंध समिति के सदस्यों ने हठ न की होती तो आदरणीय सचिव महोदय आपसे अनुमति न लेते, और ऐसे अद्भुत ज्ञानप्रद व्याख्यान को सुनने से हम सभी श्रोतागण और विद्वान श्रोतावृंद वंचित रह जाते। आपने संस्कृत साहित्य की विशाल परंपरा का उल्लेख करते हुए संस्कृत अध्येताओं में बहुभाषा विज्ञता का होना अपरिहार्य बताया। आपने यह भी कहा कि मैक्स मुलर की साधना और बलदेव उपाध्याय की साधना समरूप रही है। इसी क्रम में आपने यह भी रेखांकित किया कि अंग्रेजी के जानकार होने के बावजूद भी बलदेव उपाध्याय जी ने हिंदी भाषा में इतिहास लेखन को प्रारंभिक माना, जो एक देशभक्त की भी, सच्चे देश सेवक की भी कहानी बयां करती है। आपने विवेकानंद के प्रति आदर करने वालों को बतलाया कि मैक्स मुलर को आप गाली न दें, क्योंकि मैक्स मुलर का सम्मान विवेकानंद भी करते थे। इसी क्रम में आपने अपनी असहमति भी व्यक्त करी अपकर्ष काल पर लेकर के। आपकी असहमति, आपके तर्क भविष्य का काल निर्धारण करेगा। संस्कृत काव्यशास्त्र का इतिहास को आपने रेखांकित किया कि संस्कृत साहित्य का इतिहास लिखने वालों को संस्कृत काव्यशास्त्र का इतिहास जरूरी पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। इसी क्रम में आपने रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा अनुदित कालिदास, बाणभट्ट, शाकुंतलम आदि रचनाओं पर प्राचीन साहित्य करके जो उनकी कहानी संग्रह है, उनको पढ़ने के लिए आज के संस्कृत उनके लेखों का संग्रह है, उनके लेखों का जो संग्रह है, आज के अध्येताओं को उनको पढ़ने के लिए, जानने के लिए जागरूक किया, एक दिशा दी। इस प्रकार आपने पूरी परंपरा का उल्लेख किया। समस्याओं पर आपने बहुत एक नई दृष्टि दी आज के अध्येताओं को, आज के अनुसंधित्सुओं को। आपने कहा कि ऐतिहासिक क्रम और विशाल परंपरा जो कि वैदिक काल से लेकर के 21वीं शताब्दी अर्थात 2022 तक की जो यह विशाल परंपरा है, इसमें बहुत कवि हैं, बहुत रचनाकार हैं। ऐतिहासिक क्रम, इतिहास दृष्टि और स्वस्थ इतिहास दृष्टि जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, और पश्चिम के इतिहासकारों की दृष्टि भारतीय संदर्भ में, इस प्रकार से आपने बहुत ही ज्ञानवर्धक, सारगर्भित और एक नई दिशा दी। हम जैसे अनुसंधित्सुओं के लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञता अर्पित करता हूं और अपनी प्रणाम व्यक्त करता हूं। इस आमुख पटल पर महान साहित्य समीक्षक प्रोफेसर रहस बिहारी द्विवेदी जी लिख रहे हैं। सर, आपका भी अभिनंदन है। बलराम शुक्ला जी हैं, हिंदी के प्रख्यात कवि और संस्कृत के अध्येता, संस्कृत के अध्यापक अष्टभुजा शुक्ला जी। मैं बताते चलूं कि गुरुजी, मैं आपकी वीडियो सुन करके ही इनके बारे में जान पाया
पिछले कुछ दिनों पर में इनके ऊपर इनका भी एक व्याख्यान संस्थान ने कराया था। इसी क्रम में डॉक्टर सरदिंदु कुमार त्रिपाठी जी, डॉक्टर राम विनय सिंह जी, लाला शंकर गयावाल जी, विजय कुमार शर्मा जी, पुष्कर आनंद जी, साकरिकर रुद्राक्ष विश्वास जी, अनंतमणि त्रिवेदी जी, अब सबका नाम लेने में समय व्यतीत होगा, इसलिए आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं बहुत समय न लेते हुए धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए पत्रकीर्ति प्राच्य शोध संस्थान के सचिव आदरणीय डॉक्टर प्रताप कुमार मिश्र जी को आहूत करता हूं कि वह आए, आचार्य श्री के साथ साथ आमुख पटल पर उपस्थित सभी विद्वान श्रोताओं का धन्यवाद ज्ञापन करें, आभार प्रकटन करें। आदरणीय सचिव महोदय। आदरणीय आचार्य, निश्चित कार्यक्रम के तहत एक प्रश्न प्रहर का क्रम छूट रहा है। यदि आपकी आज्ञा हो और उपस्थित में से सभ्यों में से यदि कोई प्रश्न पूछना चाहता हो, आपकी यदि आज्ञा हो तो 10 मिनट और देने की कृपा करें। इसके उपरांत धन्यवाद ज्ञापन का क्रम शुरू हो जाए। कुछ प्रश्न हैं, संभवतः 1-2 नए भेजे हुए हैं चैट बॉक्स में, तो यदि आपकी आज्ञा हो तो उनको किया जाए। हाँ, कर दीजिए। मैंने ही समय बहुत अधिक ले लिया। नहीं सर, नहीं सर, ये तो क्या हो सकता है, लेकिन हाँ, हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। हम लोग प्रश्न तो होने चाहिए, भले ही उत्तर में ना दूं, ना दे पाऊं। सर, प्रश्न होना ज्यादा महत्व रखता है। हाँ, चैट बॉक्स में जिन लोगों ने प्रश्न उठाए हैं वो चाहे तो रख सकते हैं, या नहीं भी अगर चैट बॉक्स में लिखा है और सद्य प्रश्न स्फुरित हो रहा हो, या चैट बॉक्स में से आप लोगों में से कोई पढ़ दे समय बचाने के लिए, ये भी हो सकता है। एक प्रश्न डॉक्टर अनंतमणि त्रिवेदी जी का है कि संस्कृत कविताएं आलोचकों से प्रभावित होती हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह में है, संस्कृत कविताएं आलोचकों से प्रभावित होती हैं, इसलिए संस्कृत पाठकों में आलोचकों की कमी है। प्रश्न मुझे समझ में नहीं आया। आलोचकों से प्रभावित होती हैं, ये तो काव्यशास्त्र और काव्य लक्ष्य लक्षण ग्रंथों का तो परस्पर सहकार संबंध रहा ही है, और लक्ष्य के अनुसार लक्षण बनते हैं और लक्षण बन जाने के पश्चात पुनः लक्ष्य अग्रसर होता है। तो कवि और आचार्य का और रचनाकार और आलोचक का हमेशा परस्पर सहकार का संबंध रहा है, और जब ये संबंध विच्छिन्न होने लगता है तो दोनों के लिए हानिकर होता है, काव्यशास्त्र के लिए, सैद्धांतिक चिंतन के लिए, आलोचना के लिए भी और रचना के लिए भी। तो रचना और आलोचना, इनका स्वस्थ संबंध होना चाहिए, दोनों परस्पर एक दूसरे को उपकृत करें। तो संस्कृत कवियों की अच्छी आलोचना हो और आलोचना पर खूब चर्चा भी हो, जो आज संस्कृत में लिखा जा रहा है उसकी भी अच्छी आलोचना हो, अन्य साहित्यों का अध्ययन करके और दृष्टि विकसित करके उसकी विशद आलोचना की जानी चाहिए, और आलोचना जो की जा रही है उससे संवाद रचनाकारों का भी हो, रचनाएं उससे उपकृत हों और रचनाएं उसको पुनः उपकृत करें। यही परस्पर संबंध दोनों का होना चाहिए। जी आदरणीय, एक प्रश्न और है, प्रश्न की प्रकृति मुझे भी समझ में नहीं आ रही है, पर मैं प्रश्न को पढ़ देता हूँ। ऐसी भी संस्कृत की रचनाएं हैं जिनका अनुवाद उपलब्ध है किंतु मूल नहीं है। हाँ, ऐसी रचनाएं हैं। मैंने ही जिक्र किया, मैंने उल्लेख किया, लोकानंद चंद्रगोमी का नाटक है, 5वीं-6ठी शताब्दी के चंद्रगोमी महान वैयाकरण हैं। चंद्रगोमी का व्याकरण प्रसिद्ध है, उनका व्याकरण पढ़ा जाता था भारत के बाहर, और अभी भी जो बौद्ध संस्कृत व्याकरण की परंपरा है वो भारत में कई जगह उसके वैयाकरणों को पढ़ा जाता है। पाणिनि के स्थान पर उनको लगता है कि हमारे लिए ज्यादा उपादेय हैं, उन्होंने अपनी प्रणाली विकसित की होगी। मुझे तो अभी भी 19वीं-20वीं शताब्दी में कई पंडित बंगाल के हैं, वो बताते हैं कि हम तो ये कोई दूसरा नाम देते हैं, सारस्वत भी है एक, और एक और व्याकरण है, उससे अभ्यास करते हैं, वो हमें ज्यादा आसान लगता है और ठीक है। तो महान वैयाकरण थे चंद्रगोमिन, और बड़े कवि थे, और बहुत सुंदर नाटक है उनका, ये मणिचूर जातक पर आधारित उनका नाटक है, लोकानंद नाटक जो है, त्याग और बलिदान की कथा है उसमें। बोधिसत्व किस तरह से अपना जीवन उत्सर्ग कर देते हैं दूसरों को बचाने के लिए, तो ये उसकी कथा है। और वो संस्कृत में ही लिखा गया था पूरा, आद्यंत 7 अंकों का, वो लुप्त हो गया है उसका, चूंकि वो बाहर खूब चला
और उसका तिब्बती भाषा में हुआ, भोट भाषा में रूपांतर हुआ। तो उस रूपांतर से अंग्रेजी अनुवाद तो हो गया, लेकिन मूल रेस्टोर नहीं हो सका, क्योंकि वो टीका नहीं है। जैसे बहुत सारे धर्मकीर्ति के ग्रंथों पर उन्होंने भोट भाषा में टीका लिखी, तो टीका में क्या करते हैं कि मूल संस्कृत का शब्द लिखेंगे, फिर भोट में उसका अनुवाद लिखेंगे, जो हमारे यहाँ टीकाकारों की पद्धति है। तो वहाँ भोट भाषा में, जो बौद्ध धर्म में जो भाषा थी, उसमें टीकाएं खूब लिखी गई मूल ग्रंथों पर। तो संस्कृत के ग्रंथ भोट भाषा में जिन पर टीकाएं, वो मूल ग्रंथ फिर से पुनरुद्धार उनका कर लिया कुछ आचार्यों ने, जो ऐसे राहुल संकृत्यायन जी जैसे जो बड़े आचार्य थे हमारे। पर इस नाटक का पुनरुद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी टीका नहीं, उसका रूपांतर है, भोट भाषा में अनुवाद है। उस अनुवाद का जर्मन में अनुवाद और अंग्रेजी में अनुवाद मिखाइल हान साहब ने किया। तो अनुवाद जर्मन में और अंग्रेजी में सुलभ है, वो आपको मिल जाए तो भारत से भी छपा है, उसको पढ़ेंगे आप तो लगेगा कि अच्छा नाटक था। और उस अनुवाद को पढ़ते हुए लगता है कि कैसे संस्कृत नाटक ही एकदम है। उसके श्लोक जैसे आपके भीतर उपजने लगते हैं कि ये ऐसा ऐसा लिखा होगा उन्होंने, ये शायद उन्होंने शार्दुल विक्रीडित में ऐसा वर्णन किया होगा, ऐसा आपको कल्पना होने लगती है, क्योंकि पूरी संस्कृत नाटक की धारा उसमें है, चाहे अनुवाद करें, पर मूल तो उसका नहीं मिलता, अनुवाद मिलते हैं। तो ऐसे और भी ग्रंथ हो सकते हैं जिनके कि अनुवाद हमको भारत के बाहर की भाषाओं में जो प्राचीन काल में किए गए, वो अनुवाद मिल जाएं। और मूल उनका हमारे यहाँ से लुप्त हो चुका है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे ग्रंथ लुप्त हुए कई कारणों से, और विदेशों में कुछ बचे रह गए, तो उन पर काम हो सकता है। जी, एक प्रश्न यह उठाया गया कि यदि आप बृहत्त्रयी नहीं मानते माघ, यदि आप बृहत्त्रयी नहीं मानते भारवी माघ और श्रीहर्ष की, तो आप बृहत्त्रयी फिर किसे मानते हैं? मेरी जो बात थी उसको कदाचित ध्यान से नहीं सुना गया है, ये चैट बॉक्स में प्रश्न था। तो मेरा निवेदन यह है कि मैं बृहत्त्रयी क्यों मानूंगा? तीन ही महाकाव्य ये सर्वश्रेष्ठ हैं ऐसा मैं क्यों कहूंगा? और ऐसा तो आचार्य परंपरा में, कवि परंपरा में 18वीं शताब्दी के पहले कहा ही नहीं गया है, ऐसा मैं कह रहा हूं। तो अन्य अनेक महाकाव्य हो सकते हैं, और यह सर्वश्रेष्ठ है, एक ही सर्वश्रेष्ठ है, यह दृष्टि हमारी नहीं रही। हम उत्तरोत्तर विकास परंपरा का देखते रहे हैं। यह भी अंग्रेजों की दृष्टि थी कि हमको तो एक रचना बताइए, कोई एक, जिसको हम पढ़ लें और उससे हम स्थाली पुलाकर न्याय से समझ जाएं कि क्या है संस्कृत, तो फिर उससे पीछा अपना छुड़ाएं। सर विलियम जोन्स ने यही पूछा था पंडितों से कि कोई एक नाटक फिर बताइए। जब पंडितों ने कहा कि कई नाटक हैं, कई काव्य हैं, पहले तो उनको लगा कि ये धर्मशास्त्र की भाषा है, कर्मकांड की भाषा है, उन्होंने संस्कृत सीखी, मनुस्मृति का अनुवाद करने लग गए अपने न्यायालय के कामों के लिए। फिर उनको लगा कि इसमें तो और भी साहित्य है, तब उन्होंने पंडितों से पूछा, और पंडितों से उनका संस्कृत में संवाद होता था। तो उन्होंने पूछा कि क्या इसमें नाटक आदि, काव्य आदि भी हैं? तो पंडितों ने कहा कि कई हैं। तब उन्होंने कहा कि कोई एक बताइए। तो पंडितों ने कहा कि कालिदास का विज्ञान शाकुंतल है। और पता करते तो कोई कह देता कि उत्तरामचरित तो उससे भी विशिष्ट है, पर वो वहीं रुक गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर शाकुंतल लाइए। उसकी पोथियां उन्होंने मंगवाई, हस्तलिखित पोथियां, और उसका संपादन किया। वो बहुत बड़ी घटना हुई कि 1789 में अभिज्ञान शाकुंतल मूल संस्कृत पाठ के साथ, जो बंगीय पाठ सर विलियम जोन्स को प्राप्त था, उस और उसका अंग्रेजी अनुवाद ये किताब के रूप में छप कर के आए। तो उनमें से किसी ने कहा होगा कि ये तीन सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य मान लिए जाएं। क्यों माने हम तीन ही सर्वश्रेष्ठ? हमारे पास भंडार भरा हुआ है सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छे महाकाव्यों का। और ये दृष्टि नहीं होनी चाहिए कि इसमें से कोई एक सबसे अच्छा बताइए, बाकी को मैं छोड़ दूं। मैं ऐसा क्यों करूंगा? कवियों में इस तरह से तुलना नहीं होती कि इसमें से इन इनमें इन इन 100 कवियों में से 5 ये सबसे बड़े हैं, उन 5 में ये सबसे बड़ा है। इस तरह से ऊंच नीच कवियों में नहीं होता। हर कवि कवि होता है, विलक्षण होता है, हर कवि अपने आप में अद्वितीय होता है। हर हीरा हीरा अपने आप में होता है। किसी का साहित्य ज्यादा हो सकता है, किसी का कम हो सकता है। कवियों को छोटा बड़ा हमारी परंपरा में इस तरह से नहीं बताया जाता। यह परंपरा नहीं है। यदि गणना ही करना है तो राजशेखर तो 10 सर्वश्रेष्ठ महाकवियों की गणना करते हैं। फिर
37 कवियों की प्रशस्तियां वो लिखते हैं, जिनमें कि मैंने कहा कि एक लघु इतिहास ही हमारा एक मिनी हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर ही बन जाती है। और एक अन्य प्रशस्ति में वो 10 महाकवियों की गणना करते हैं। तो पद्य मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो यह पद्य भी कालिदास के नाम से, यह पद्य भी राजशेखर के नाम से मिलता है, यह मैं पढ़ रहा हूँ। आदौ श्री कालिदासस्यादश्वघोषस्ततः परम भारविश्च तथा भट्टिः कुमारश्चापि पंचमः माघरत्नाकरौ पश्चात् हरिश्चन्द्रस्तथैव च कविराजश्च श्रीहर्षः प्रख्याताः कवयो दश। ये प्रख्यात कवि संस्कृत के 10 हैं। कालिदास सबसे पहले, अश्वघोष उसके पश्चात, भारवी, फिर भट्टी, फिर कुमारदास। कुमारदास को कैसे छोड़ देंगे अगर आप भारवी, माघ और श्रीहर्ष की बृहत्त्रयी बना रहे हैं। तो कुमारदास की कविता तो कालिदास से तुलनीय है। और कितना सुंदर उनका मूल्यांकन किया है राजशेखर ने कि कैसे कालिदास की तुला का अधिरोहण कुमारदास करते हैं कि रघुवंशे स्थिते सति कवि कुमारदासश्च कालिदासः रावणश्च यदि क्षमा। रघुवंश के रहते हुए जानकी हरणम कर्तुम रघुवंशे स्थिते सति, जानकी हरण करने में रघुवंश के होते हुए दो ही समर्थ हुए, कवि कुमारदास अथवा रावण। ये श्लेष के द्वारा चुटकी लेते हुए राजशेखर कहते हैं। बड़े कवि हैं राजशेखर। तो कुमारदास सिंहल के महाकवि थे, भारत भी आए, अनेक अनुश्रुतियां उनके संबंध में हैं। लेकिन जो जानकी हरण महाकाव्य है उसको आप यदि आप देखें तो कितनी सुंदर उसकी कविता है। तो कालिदास के रघुवंश के रहते हुए जानकी हरण महाकाव्य यदि कोई बना सका और जानकी हरण कोई कर सका तो कुमारदास या रावण, ऐसा राजशेखर कहते हैं। तो पहले कालिदास, फिर अश्वघोष, फिर भारवी, फिर भट्टी और फिर कुमारदास, ऐसी गणना करते हैं। उसके बाद माघ, फिर रत्नाकर, जिनके संबंध में मैंने कहा कि माघ को उन्होंने श्लेष की गुम्फन में पीछे छोड़ दिया, ऐसी पंडित परंपरा में प्रशस्तियां मिलती हैं। हरिश्चंद्र बड़े कवि थे, और हरिश्चंद्राभ्युदय या अन्य कोई महाकाव्य मिलता है। कविराज, ये भी एक महान कवि रहे हैं। और श्रीहर्ष, यदि यह राजशेखर की प्रशस्ति है तो नेषदकार श्रीहर्ष से आशय नहीं हो सकता है, रूपककार श्रीहर्ष से हो सकता है। इस तरह से 10 कवि राजशेखर ने परिगणित कर दिए। यदि मुझसे कहा जाए तो मैं इसमें 10-20 और जोड़ सकता हूँ। राजशेखर के ये 10 तो मान ही लिए। फिर हयग्रीव वध, जैसा मैंने कहा कि वो भी अद्भुत महाकाव्य रहा है, इतनी प्रशस्तियां उसकी आचार्यों ने की हैं। और बाद के महाकाव्यों में फिर नीलकंठ दीक्षित के 3 महाकाव्य हैं, गंगा अवतरण, शिवलीलार्णव और मुकुंद विलास महाकाव्य। पारिजात हरण कवि कर्णपुर का है। और भी इस रत्नाकर का नाम तो इसमें आ ही गया है। मंख का श्रीकंठ चरित है, 12वीं शताब्दी का महाकाव्य है। तो ये अनेक महाकाव्य जोड़े जा सकते हैं और इनमें सबकी अपनी अपनी अद्वितीयता और विलक्षणता है। इसलिए मैंने उसमें यही कहा था कि अपनी चर्चा में मैंने यही कहा है कि बृहत्त्रयी संस्कृत महाकाव्यों में क्या है, यह 18वीं शताब्दी के पहले किसी पंडित आचार्य ने नहीं कहा। यह एक आधुनिक प्रवादों में से एक है और यह औपनिवेशिक काल के ही प्रवादों में से एक हो सकता है। अथवा हिंदी में प्रसाद पंत और निराला की बृहत्त्रयी मानी गई, वहां भी मैं उचित नहीं समझता कि छायावाद की बृहत्त्रयी उसको कहा जाए। ये बहुत अन्याय है, महादेवी वर्मा को छोड़ दिया जाए। ये तो एक पुरुष ग्रंथि के अंतर्गत की गई परिगणना है, कैसे उनको न्यून मान लिया जाएगा। उनकी बड़ी अद्वितीय विलक्षणताएं हैं कविता में महादेवी वर्मा की। जो खूबियां महादेवी वर्मा की कविता में हैं वो पंत प्रसाद और निराला में नहीं है। जो प्रसाद की अद्भुत उपलब्धियां हैं वो इन तीनों में बिल्कुल भी नहीं है।
वो जो निराला की विलक्षणता है वो बाकी तीनों में बिल्कुल भी नहीं है। तो ये पैमाना इस तरह से कवियों के तोलने के नहीं बनाया जा सकता कि एक को ऊंचा और एक को नीचा दिखाया जाएगा। विलक्षणताओं की चर्चा करते करते कहीं कहीं कहा जाता है कि ये उनमें नहीं है, पर उनमें जो विलक्षणताएं हैं वो फिर दूसरे में नहीं है। तो एक कवि पर हम चर्चा करेंगे तब दूसरे की चर्चा तुलनात्मक दृष्टि से कर सकते हैं। उसमें हम ये नहीं बताना चाहते हैं कि वो जिससे तुलना की गई है उससे अच्छा है। तो ये दो बातें जो छूट गई थी उनको जोड़ते हुए मैं इस चर्चा को समाप्त करता हूं।